ना। अरे कह रहे हाँ तो सुनाई नहीं दे रहा है। ये बताओ। ए भाई बस यार, क्या बदमाशी करते हो यार। बदतमीजी मत क्या करो यार। हाँ भाई, लास्ट वाली क्लास में कुछ क्वेश्चंस थे करने को, यहां तक कर लिया था। ये लगाया था, ये तो कर लिया था यार। नहीं किया था। ये लास्ट था। हाँ यही लास्ट था भाई। स्टेफन बोल्ट्जमैन पढ़ रहे हैं ना। अच्छा एक सवाल पूछूं, बताओगे? मान लो हम कह रहे हैं, सुनना, सोच समझ के आंसर करना, ऐसे हवाबाजी में नहीं। एक बॉडी है, ये एब्जॉर्ब कर रही है 100 जूल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और एमिट कर रही है 50 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये एक नॉर्मल बॉडी है। हम कह रहे हैं यहां पर एक ब्लैक बॉडी है, ये एब्जॉर्ब कर रही है 200 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और एमिट कर रही है, भाई इसमें एमिशन का तो देगा ही नहीं, क्योंकि ब्लैक बॉडी है तो जितना एब्जॉर्ब करेगी उतना ही एमिट करेगी। क्या इसका इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर बता सकते हो? इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर। इमिसिविटी क्या होगा? इमिसिविटी, 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 इमिसिविटी हाफ, इमिसिविटी 1। इसका इसका कितना एमिट किया? 50। कितना एब्जॉर्ब किया? कितना? कितना ब्लैक बॉडी कितना एमिट कर सकती थी? 200 करती थी ना। डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई 200, कितना हो गया? 1/4। और एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर 1/2। अबे लेकिन एक बात पढ़े हो, किसी भी बॉडी का ई और ए बराबर होता है, इसका क्या मतलब है? किसी भी नॉर्मल बॉडी का, यही तो पढ़े हो ना किरचॉफ्स में। किरचॉफ्स में क्या पढ़े हो? ई बराबर ए नॉर्मल बॉडी का, और ब्लैक बॉडी का ई बराबर ए बराबर 1। ई बराबर ए बराबर 1। क्लियर है? अच्छा अगर हम तुमसे कहें, एक तो ये कैलकुलेशन तुमको दिखाई, और दूसरी कैलकुलेशन हमने कहा ये कॉपर है, कॉपर का ई है 0.5, चाहे जो भी हो। कॉपर का ई है 0.5 चाहे जो भी हो। बोलो बात सही है कि गलत? इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर उस समय क्या हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी है, या बॉडी की प्रॉपर्टी है? बताओ। ये थोड़ा सा मतलब, जैसे तुम लोग, पता है क्या, तुम लोग ना बहुत ज्यादा बस केवल ऐसे पढ़ते हो कि फॉर्मूला पढ़ लिया और सवाल बन गया बस, इसके अलावा और किसी चीज से मतलब नहीं। और क्या चल रहा है दुनिया में, क्या फिजिक्स खेल रही है क्या नहीं खेल रही है, उससे कोई मतलब नहीं है तुम्हें। इमिसिविटी हमेशा बराबर होता है किसके? एब्जॉर्प्टिव पावर के। हमेशा बराबर होता है, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। यहां से हम इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी को, एब्जॉर्प्टिव पावर को रिलेट ही नहीं कर सकते। समझे? जैसे अगर हम तुमसे कहें कि एक कोई बॉडी है, वो 100 जूल एब्जॉर्ब कर रही है, क्लियर है? वो एमिट कितना कर रही है? मान लो मैंने कहा 50 जूल। एब्जॉर्ब कितना कर रही है? 100 जूल। एमिट कितना कर रही है? 50 जूल। मतलब क्या है? मतलब क्या है इसका?
अगर एब्जॉर्ब कर रही है 100 जूल और एमिट कर रही है कितना 50 जूल, तो वो बॉडी क्या करेगी? टेम्परेचर बढ़ाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएगी तब तक बढ़ाएगी जब तक वो 100 जूल एब्जॉर्ब कर रही थी तो 100 जूल एमिट ना करने लग जाए। बात समझे है ना? पल्ले पड़ रहा है? ये ज्ञान है उस बॉडी के इंडिविजुअल कैरेक्टर का, जिसका नाम है इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर। कोई बॉडी क्या कर सकती है उसका ज्ञान है इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर। बात समझे है ना? जैसे अगर हम कहें कि कॉपर का ई 0.5 है, इसका मतलब ये है, और अगर हम कह दें कि हमारे पास दूसरा कोई बॉडी है, मान लो एल्यूमिनियम कह दें, उसका ई 0.4 है, इसका मतलब क्या है? दोनों सेम एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट करेंगे? नहीं। जो कॉपर है अगर उसका ई ज्यादा है मतलब वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा एमिट करेगा। एल्यूमिनियम है उसका ई कम है मतलब वो कम एब्जॉर्ब और कम एमिट करेगा। समझे? लेकिन क्या 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दोनों में अचीवेबल है कि नहीं है? अरे भाई 100 डिग्री सेल्सियस तक आप कॉपर को भी गर्म कर सकते हो और एल्यूमिनियम को भी। क्या उस 100 डिग्री सेल्सियस पर दोनों बॉडी सेम रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही हैं? नहीं। उसी 100 डिग्री सेल्सियस पर एक ब्लैक बॉडी होगी जो ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करके ज्यादा रेडिएशन एमिट कर देगी। एक कोई दूसरी बॉडी होगी वो थोड़ा कम एब्जॉर्ब करके थोड़ा कम एमिट कर देगी। एक कोई और दूसरी बॉडी होगी वो उसमें से बहुत थोड़ा सा अमाउंट एब्जॉर्ब करेगी और बहुत थोड़ा सा अमाउंट एमिट करेगी, लेकिन सबका टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। यही तो पढ़े किरचॉफ्स में। क्या पढ़े? कि एक डिब्बा है, डिब्बे में दो बॉल्स हैं, एक ब्लैक बॉडी और एक नॉर्मल बॉडी। अगर डिब्बे का टेम्परेचर टी है तो दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? दोनों का क्या होगा? टी। जबकि ब्लैक जो था वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा था कि नहीं? तो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा था तो ज्यादा एमिट भी कर रहा था। नॉर्मल बॉडी कम एब्जॉर्ब कर रही थी तो एमिट भी कम कर रही थी। बुझे कि नहीं नेता? तो ई और ए सिचुएशन की बात नहीं है। किसकी बात है? बॉडी की। अगर ऐसा होता मेरा ई फिक्स होता, मतलब क्या है कि मैं इतनी ही हीट एब्जॉर्ब कर सकता हूं, और मेरा ए फिक्स होता मतलब मैं इतना ही ए एमिट कर सकता हूं। क्लियर? जैसे मान लो मेरा ई हो गया 0.5 और ए हो गया 0.25, उसका जस्ट आधा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं एब्जॉर्ब 100 कर सकता हूं तो एमिट, अरे भाई इमिसिविटी उल्टा हो गया। इमिसिविटी अगर मेरा 0.5 है मतलब मैं कह रहा हूं कि मैं 100 एमिट कर सकता हूं। कितना एमिट कर सकता हूं? और मेरा एब्जॉर्प्टिव पावर 0.25 है मतलब मैं कितना एब्जॉर्ब कर सकता हूं? कितना? 50। 100 का आधा कर देंगे ना। अब तुम सोचो मेरी लिमिट लग गई कि मैं 100 एमिट कर सकता हूं और एब्जॉर्ब कितना कर सकता हूं? 50। मतलब मैं कभी गर्म हो ही नहीं सकता। ये बॉडी कभी गर्म हो ही नहीं सकती क्योंकि वो हमेशा एमिट ज्यादा करेगी और एब्जॉर्ब कम। तुम इस कंडीशन से तो वही जस्टिफाई कर रहे हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसी वजह से कहा जाता है कि ई और ए बराबर होते हैं, और ई और ए किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल। क्लैरिटी है? ये छोटा छोटा ज्ञान है। अगर हम कहें कि एक बॉडी है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, एक बॉडी है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, किसका इमिसिविटी ज्यादा होगा? दोनों को हम कहते हैं दोनों एल्यूमिनियम है। 2 एल्यूमिनियम बॉल्स, सोचो, मैं कह रहा हूं सोचो, हम कह रहे हैं ये भी आइडेंटिकल एल्यूमिनियम बॉल है दोनों। ये से छोटे छोटे एसर्शन रीजन होते हैं। हम कह रहे हैं इसका टेम्परेचर है 400 केल्विन, इसका टेम्परेचर है 200 केल्विन। किसका ई ज्यादा होगा? किसका ई ज्यादा होगा? दोनों एल्यूमिनियम है। E1 बराबर E2, A1 बराबर A2। ऐसे इतना छोटा सा सवाल आएगा ना और तुम नाच के रह जाओगे नेता। समझ पाएगी नहीं?
दोनों एल्यूमिनियम है, मतलब दोनों एल्यूमिनियम है, मतलब दोनों का इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर सेम होगा। ये बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक है, इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं। अब तू सोच, 100 डिग्री सेल्सियस का एल्यूमिनियम ले, उसको 10 डिग्री सेल्सियस के पानी में डाल दे तो क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? पानी को गर्म करेगा ना, अपने अंदर से हीट निकाला ना, तो निकाला ज्यादा कि एब्जॉर्ब ज्यादा किया? निकाला ज्यादा, हुआ ना। अब उसी एल्यूमिनियम को मैं उठा के 200 डिग्री के भट्टी में डाल दूं तो अब क्या होगा? एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा और एमिट कम करेगा, तो मैं उसका एमिसिविटी चेंज कर दूंगा। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम की इमिसिविटी है तो वही रहेगी। है, समझे कि नहीं? चल ठीक है, ये ज्ञान था इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर को लेके। जैसे कई बार हमको ये कंफ्यूजन हो जाता है स्टेफन बोल्ट्जमैन पढ़ते समय कि एक बॉडी है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है ज्यादा और एमिट कर रही है कम, तो सर आप ई और ए बराबर कैसे ले लिए? भाई जनरली ये दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है। जब हम पढ़ रहे थे स्टेफन बोल्ट्जमैन तो क्या पढ़े थे? हाँ, सुनो तो, ई और ए इधर ध्यान दो। हम कह रहे हैं एक बॉडी है, एक बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इसने कुछ रेडिएशन एमिट किया ई, और कुछ एब्जॉर्ब किया कितना? ई ए। जब भी हम इस एब्जॉर्प्शन या इस एमिशन की एनर्जी की बात करते हैं तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या कैलकुलेट करते हैं? पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो तुम क्या पढ़े थे? ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। यहां का टेम्परेचर टी और यहां का टेम्परेचर टी नॉट। और दूसरी बात क्या पढ़े थे? कि ई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी नॉट की पावर 4। और ई ए को हम जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाए थे तो ई बराबर क्या लिखे थे? सिग्मा टी की पावर 4। और ई को क्या हम 1 बाई ए इंटू डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं? डी क्यू बाई ए डी टी, डी क्यू बाई ए डी टी। और ये कितना? सिग्मा टी की पावर 4। हमने कहा कि अगर बॉडी परफेक्टली ब्लैक नहीं है तो डी क्यू बाई डी टी को क्या लिखोगे? सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4। और जब यहां पर देखिए तो यहां पर डी क्यू बाई डी टी बराबर क्या लिखे? सिग्मा ई ए इंटू टी नॉट की पावर 4। अरे क्लैरिटी है? यहां तो टेम्परेचर टी नॉट था, लेकिन फिर भी इमिसिविटी की जगह यहां तो ए आना चाहिए था, फिर ए की जगह ई क्यों लिखे? ए और ई बराबर है क्योंकि ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अरे है कि नहीं? एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ये जितना रेडिएशन एमिट कर रहा है उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वो उतना रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर सकता है। अरे समझ आया कि नहीं? तभी तो किसी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है। पल्ले पड़ रहा है? सोचो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट की जगह टी होता तो क्या जितना एमिट करता उतना ही एब्जॉर्ब करता? अरे करता कि नहीं करता? यस। अगर मान लो मैं इसको हम बढ़ा के 2T कर देते तो ये एब्जॉर्ब ज्यादा करता और एमिट कम करता, तो क्या ये अपना टेम्परेचर बढ़ाने लग जाता? कहां तक ले जाता? 2T तक ले जाता कि नहीं ले जाता? फिर क्या होता कि 2T पर वो जितना एब्जॉर्ब कर सकता है 2T पर वो उतना एमिट कर सकता है। दैट इज ई एंड ए। कुछ नहीं आ रहा है। हम कह रहे हैं मान लो एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 100 डिग्री। वो 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होने का क्या कारण है? बोलो, क्या क्या कारण है? जितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही वो एमिट कर रहा है ना? अब सुनना, अगर हम कह रहे हैं 100 से उसका टेम्परेचर हमने 200 कांस्टेंट कर दिया, तो 200 पर भी वो जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही एमिट करेगा। क्लियर? सोचो, अगर हम कह रहे हैं कि हम उसको रखे हैं 100 पर और सराउंडिंग का कर दिए 50, सराउंडिंग का क्या कर दिए? 50, तो क्या होगा? बॉडी की इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर चेंज हो जाएगा? नहीं। बॉडी के साथ क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब बस इस बात से है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर अगर बॉडी में मेंटेन कर सकते हो आप
तो उस टेम्परेचर पर वो बॉडी जितना हीट लेगी उतना हीट देगी, वही उसका है इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर। अगर हम कह रहे हैं कि किसी बॉडी का E 0.5 है, क्या है भाई साहब 0.5, और एक ब्लैक बॉडी है जिसका E कितना है 1, कितना है 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर ब्लैक बॉडी 100 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, तो नॉर्मल बॉडी कितना करेगी जिसका E 0.5 है 50, कितना करेगी 50। क्लैरिटी है। अगर वो ब्लैक बॉडी 100 जूल एब्जॉर्ब की है तो एमिट भी कितना कर रही होगी 100, ये बात तो समझ आती। जरूरी है वो 100 करे, जरूरी है, उसको ऐसी जगह रख दो। अब देखो जब उस आइसोलेटेड बॉडी की बात करोगे तब तुम ये कह पाओगे, लेकिन जैसे सराउंडिंग में घुस गए क्या कह पाओगे, नहीं। अब मान लो हम कह रहे हैं एक ब्लैक बॉडी है, उसने एब्जॉर्ब किया 100 और एमिट किया 200, मतलब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। तब तक घटेगा जब तक वो जितना एब्जॉर्ब कर रही है उतना ही एमिट ना करने लग जाए। बात समझे है ना। उस कांस्टेंट टेम्परेचर की कहानी है कि E बराबर है किसके, ए के। अब मान लो तुम टेम्परेचर बढ़ा दिए सराउंडिंग का 200 डिग्री सेल्सियस, तो ब्लैक बॉडी पहले 100 एब्जॉर्ब कर रही थी, तो अभी भी 100 करेगी या 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, कॉमन सेंस। तो 100 से ज्यादा एब्जॉर्ब करी तो 100 से ज्यादा एमिट भी करेगी। हम तुमको सिंपल सी बात बता रहे हैं कि E और A किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। किसकी है। अगर उस बॉडी में आप कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं तो उस सिचुएशन की डेफिनेशन है E और A। ये नहीं E और A का सराउंडिंग से लेना देना नहीं है। जब बॉडी अंडर कूलिंग है तो हमको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है कि अंडर कूलिंग सर ज्यादा एनर्जी एमिट कर रहा है और कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सर इमिसिविटी ज्यादा होना चाहिए और एब्जॉर्प्टिव पावर कम होना चाहिए। ये हमारी धारणा बन जाती है, लेकिन ज्ञान क्या है असली, कि अंडर कूलिंग बॉडी क्यों कूल कर रही है। अंडर कूलिंग का मतलब क्या है, बॉडी कूल क्यों कर रही है, क्योंकि वो एमिट ज्यादा कर रही है और एब्जॉर्ब कम कर रहे हैं। अब वो क्या करेगी, धीरे धीरे अपना टेम्परेचर घटाएगी, उसका एमिशन कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, मतलब अब वो जितना एमिट करेगी उतना ही एब्जॉर्ब करेगी। उस सिचुएशन की कहानी है E बराबर A। पल्ले पड़ा। You are talking about at specific property of a body that is defined by E and A, कि like if E is 0.5 तो कोई ब्लैक बॉडी किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर अगर X अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो वो नॉर्मल बॉडी उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर X/2 हीट एब्जॉर्ब करेगी। अरे क्लैरिटी है, पल्ले पड़ रहा है। E और A उसकी औकात है बॉडी की, उसको कूलिंग से, उसके गर्म होने से उस E और A को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मटेरियल का रेजिस्टिविटी होता था कि एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का चाहे तार बना लो चाहे सीट बना लो, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा। वैसे अगर एल्यूमिनियम है उसकी इमिसिविटी E है तो भाई वो E ही रहेगी चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, और जितना E होगा उतना ही A होगा। क्योंकि अगर आप बॉडी में वो टेम्परेचर मेंटेन कर पाए हैं, इसका मतलब उसकी औकात है जितना रेडिएशन आप एब्जॉर्ब किए हो उतना ही रेडिएशन एमिट करने की, तभी वो संभव है। नहीं आया तो याद रखेंगे E और A कूलिंग से, गर्म होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमेशा E और A क्या होंगे, बराबर रहेंगे। कोई पूछेगा क्यों तो क्या बता सकते हैं, उस फेनोमेना में क्या हो रहा है इससे E और A को कोई लेना देना नहीं है। अरे समझे ना, उस बॉडी की औकात क्या है इससे E और A का लेना देना है। अरे क्लियर है ना। अब सुनिए, यहां से जब आप पढ़े थे dq A/dt तो सिग्मा E A इंटू T0 की पावर 4, मतलब जब हम पढ़े थे तो लगभग हमको किसी ने इस सवाल का सही आंसर नहीं दिया था। अपने पूरे पढ़ाई के दौर में कभी भी हम E और A को ढंग से रिलेट ही नहीं कर पाए थे, क्योंकि हर बार हमको E पढ़ाया जाता था कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय नॉर्मल बॉडी टू द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक बॉडी।
ए पढ़ाया जाता था, और ई पढ़ाया जाता था एनर्जी एमिटेड बाय नॉर्मल बॉडी टू द एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। तो हमको लगता था कि अगर कोई बॉडी ठंडी हो रही है तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रही है कि ज्यादा हीट एमिट कर रही है? ज्यादा हीट एमिट कर रही है और कम हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तो उसका इमिसिविटी ज्यादा होना चाहिए और उसका एब्जॉर्प्टिव पावर कम होना चाहिए। हम सब खच्चरों का दिमाग एक ही जैसा चलता है। क्लैरिटी है? लेकिन गेम क्या है, ई और ए कूलिंग में क्या हो रहा है, बॉडी गर्म हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, ये उस बॉडी की प्रॉपर्टी है। क्लैरिटी है ना? हाँ चलो, तो यहां से जब हम इसका पूरा डिफरेंस निकाल के ले आए थे, तो हम क्या निकाल के ले आए थे भाई? भाई डी क्यू बाई डी टी, इसको क्या बोले थे? रेट ऑफ हीट लॉस। अरे याद है जी, रेट ऑफ हीट लॉस क्या पढ़े थे? सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ये पढ़े थे ना? ये पढ़े थे ना? यस, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी में जब हम डी क्यू को बनाए थे तो क्या ये माइनस एम एस डी टी बाई डी टी बना था? अरे बना था। कितना? सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। तो डी टी बाई डी टी बराबर क्या लिख सकते हैं? सिग्मा ई ए बाई एम एस इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अरे क्लियर है? बॉडी, अगर दोनों बॉडी कॉपर है, एक टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का 200 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर उसका अलग अलग कर दोगे क्या? अरे क्लियर है क्या? उसको टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। बहुत छोटा सा ऐसे रीजन का सवाल आएगा, और मैं बता दूं, आप 99% लोग आपके सराउंडिंग में जितने लोग होंगे सबसे पूछ लेना, सब यही मार के आएंगे। टेम्परेचर ज्यादा है तो इमिसिविटी ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम है तो इमिसिविटी कम हो जाएगी। ये चीजें आसान दिखती हैं, ये होती नहीं है, बुद्धि खराब हो जाती है। मैं कभी कभी लगता है कि अगर मैं इंजीनियरिंग नहीं किया होता तो मैं कभी ऐसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता, कि उस समय उस दौर में थोड़ी 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 किताबें पढ़ी, मतलब थोड़ी पढ़ी, ज्यादा तो नहीं पढ़ी मैंने इंजीनियरिंग में, तो वहां से थोड़ा थोड़ा ऐसे ज्ञान मिला। ये हेलिडे एंड रेस्निक का ज्ञान है। एक किताब आती है विले पब्लिकेशन की, हेलिडे एंड रेस्निक फिजिक्स, तो उसमें लिखा था ये, तो वहां से थोड़ा सा दिमाग चमका। और पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग के लिए, पढ़ाने वढ़ाने के लिए नहीं पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग के लिए पढ़ रहे थे, तो जब रेडिएशन में आया तो फिर चमका। भाई क्या बात है, ये कहानी। चलो ये बताओ, रेडियस ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ सेम मटेरियल आर 1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड देयर टेम्परेचर्स आर इतना। हाँ भाई, रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ एमिटेड एनर्जी ऑफ स्फीयर पर सेकंड। क्या पूछा है तुमसे? अरे भाई एमिटेड एनर्जी ना, डी क्यू ए बाई डी टी, डी क्यू ई बाई डी टी, या डिफरेंस? डी क्यू ई बाई डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4। देख क्या बोला, टू स्फेयर्स ऑफ, मतलब दोनों का ई सेम है। अरे आया कि नहीं यार? आया ना यार? एक का टेम्परेचर ज्यादा है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, लेकिन दोनों का इमिसिविटी सेम है, क्योंकि इमिसिविटी टेम्परेचर की प्रॉपर्टी नहीं है, किसकी है? अरे बुझे, तो कौन सा आंसर मारोगे जी? दोनों का टेम्परेचर वह अलग अलग है भैया। इसको आर मान लिया करो या एक्स मान लिया करो, जो भी मन करे वो मान लिया करो, एक्स मान लिया करो। तो x1 अपॉन x2 बराबर क्या लिखोगे? x1 अपॉन x2, दोनों का रेडियस भी अलग अलग है क्या? तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इंटू इंटू, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, क्या भाई? T1 की पावर 4 अपॉन T2 की पावर 4। अरे कर सकते हो, कितने क्या आंसर आता है इसका? कौन सा? 1:1 आएगा? अरे 1/4 चौको 16, और उधर 2 दूना 4, 4 चौको 16, ठीक है, बढ़िया है, 1:1। अच्छा, एक और सवाल था यार, कल अपन जल्दी जल्दी में उसको गड़बड़ कर दिए थे यार। एक ने मुझे उसका नोटिफिकेशन भेजा था, रेडियस ऑफ सिलेंडर है क्या? हाँ, ये तो देखा ही नहीं था। सिलेंडर का लेंथ किसके बराबर है? रेडियस के। इसका 1:1 कर दिया था ना क्या भाई? सिग्मा, हाँ इसको ठीक कर लो। हाँ 4:1 किया था, हाँ गलत किया था, 4:1 नहीं होगा, 1:1 होगा। अरे भाई ये बताओ ना,
भाई तुमसे किसका रेशियो पूछा है? अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड बाय देम इज ना, अरे क्लियर ना, पर यूनिट टाइम। तो क्या भाई 2 पाई आर एल लिखोगे ना, तो डी क्यू बाई डी टी 2 पाई आर एल, एल की जगह भी आर डालोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर सिग्मा ई इंटू टी की पावर 4। तो यहां क्या हो जाएगा, अरे भाई इसको x मान लो, तो x1 अपॉन x2 विल बी इक्वल टू r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इंटू t1 की पावर 4 अपॉन t2 की पावर 4। ठीक ना, इसको थोड़ा ठीक कर लेना, तो आंसर क्या आएगा 1:1। ये लग गया, या माइनस, ये बताओ, ये भी हो गया, ये बताओ, ये बताओ, कह रहा कैलकुलेट द रेडिएशन पावर फॉर स्फीयर हुज टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, रेडियस 2 मीटर एंड इमिसिविटी कितना 0.8। रेडिएशन पावर, रेडिएशन पावर डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, एमिशन ही तो रेडिएशन पावर बताएगा ना, तो डी क्यू ई बाई डी टी बराबर कितना सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4। अबे क्या वैल्यू रखना है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस की केल्विन, डिग्री सेल्सियस की केल्विन, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बच नहीं सकते इससे। मैं करूं क्या, मैं करूं, ए भाई ए प्लीज, भाई देखो, हाँ कर ले दो, पढ़ ले दो, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन लगा के आया करो। क्या भाई स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विथ रेडियस कितना है 12, रेडिएट्स कितना 450 वॉट, पावर एट कितना 500। इफ द रेडियस वर हाफ्ड एंड द टेम्परेचर इज डबल्ड द पावर रेडिएटेड वुड बी। तो हम कह रहे हैं ये टी है तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 2t, और यहां ये 12 है तो इधर कितना, अरे भाई ये r है तो ये कितना r/2। अरे क्लियर है क्या, पावर का मतलब क्या है डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू कितना, अरे ए और टी को रिलेट करना है ना बस केवल, तो a1 अपॉन a2 इंटू t1 की पावर 4 अपॉन t2 की पावर 4। अरे क्लियर है, t2 की पावर 4, a1 कितना, a1 कितना, अरे r स्क्वायर कर ले, तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इंटू t1 की पावर 4 अपॉन t2 की पावर 4। r1 r है तो r2 क्या r/2 है, तो क्या 2 का स्क्वायर कर ले, अरे 2 r का स्क्वायर कर लेंगे कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और यहां पे कितना, यहां पे कितना, अरे भाई इसको मानना x1, इसको मानना x1 अपॉन x2, x1 अपॉन x2, टेम्परेचर कितना किया डबल, अरे डबल ना, तो कितना हो गया, अरे T2 बराबर ये हो गया, तो अपने पास 2 की पावर 4 मतलब 1/16 ना, 4 चौक को 16, तो x2 बराबर कितना 4 इंटू x1, x1 कितना था 450, मतलब कितना हो गया 450 मल्टीप्लाइड बाई 4 बराबर कितना हो गया 1800। और कुछ गधा लोग होते हैं x1 यहां वैल्यू रखने लग जाते हैं, 12 सेंटीमीटर रख रहे हैं, फिर काट रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, काहे कर रहे हो भाई, फिर एक जगह रख रहे 500, फिर उसका डबल कर रहे दूसरी जगह 1000, ऐसा लेबरई नहीं करना है, ठीक ना, ये सब सवाल कर लोगे। द टोटल रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, normal to the direction of incidence received at distance r from the center of star of radius r whose outer surface radiates as black body at a temperature T Kelvin is given by। वैसे ये बहुत अच्छा हिस्सा है, हम बता दें ये आपको जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में एक छोटा सा हिस्सा आएगा रेडिएशन प्रेशर, बहुत थोड़ा सा हिस्सा आएगा, वहां आपको इंटेंसिटी के टर्म में समझाया जाएगा कि अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि यहां से कोई बॉडी से, सोचो सोचो, यहां से कोई बॉडी से एनर्जी निकल रही है, क्लियर है, 3 डायमेंशनल में, कैसे निकल रही है 3 डायमेंशन में, तो कैसा शेप बनाएगी स्फीयर, कैसा शेप बनाएगी स्फीयर, ठीक है ना, तो इस पर जो टोटल एनर्जी गिरेगी उसको हम पढ़ते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया, क्या पढ़ते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया। सोचो एनर्जी एमिट कितनी हुई, the total radiant energy per unit area normal to the direction of incidence received at distance r from the center of a star of radius r। क्लियर है, तो आपको क्या निकालना है,
सोचिए सोचिए, डी क्यू बाई डी टी की डी क्यू बाई ए डी टी, डी क्यू बाई ए डी टी। अरे क्लियर है? एमिट हुआ कितना 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 कितना, सिग्मा इंटू, बोलो 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 बोलो, सिग्मा इंटू टी की पावर 4, ये एमिट हुआ, ये एमिट हुआ भाई साहब। अरे क्लैरिटी है? क्लियर है? इसका रेडियस कितना था? कितना था? स्मॉल आर। तो इससे जो नेट रेडिएशन एमिट हो रहा है वो कितना है? सिग्मा इंटू 4 पाई r² इंटू टी की पावर 4। और जो रिसीव हो रहा है वो कितना है? सिग्मा इंटू, सॉरी, 4 पाई, क्या भाई साहब, 4 पाई r²। अरे क्लैरिटी है? 4 पाई r²। तो जब आप पर यूनिट एरिया कितना रिसीव हो रहा है, ये वो एरिया नहीं है जहां से एमिट हो रहा है। एमिशन कितनी एनर्जी का हुआ? बोलो, एमिशन कितनी एनर्जी का हुआ पर यूनिट टाइम? डी क्यू बाई डी टी, सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4। ये एरिया किसका है? स्टार का, जिससे वो एनर्जी निकली है। तुमसे क्या पूछा है? तुमसे क्या पूछा है? टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रिसीव्ड एट डिस्टेंस आर। ये रेडियस कितना है? स्मॉल आर। ये रेडियस कितना है? कैपिटल। इस पर यूनिट एरिया कितना एनर्जी रिसीव हो रही है? निकली कितनी है पर यूनिट टाइम? सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4 पर यूनिट एरिया। भाई टोटल तो जितनी निकली उतनी पहुंची। अरे पहुंची कि नहीं पहुंची? अगर यहां से 100 जूल निकली तो यहां कितना पहुंची? 100 जूल। लेकिन सोचो पर यूनिट एरिया यहां जितनी निकली है उतनी यहां पहुंची है कि कम? क्या ज्यादा बटा है ना? अरे क्लैरिटी है? यहां 100 जूल हीट था कम एरिया में, वही 100 जूल यहां ज्यादा एरिया में, तो एक एरिया पे कम आया ना हीट। आया कि नहीं आया? तो हम क्या बनाएंगे? हीट रिसीव्ड, हीट हीट रिसीव्ड पर यूनिट एरिया कितना? सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4 अपॉन 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। और ए क्या है? 4 पाई स्मॉल आर। तो इससे ये कट जाएगा तो क्या होगा? सिग्मा, ई का वैल्यू 1 है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो ई और यहां पे कितना? r² टी की पावर 4 अपॉन r²। अगर तुम गलती से फॉर्मूला और देख के कुछ बना भी लिए और तुमको इसकी समझ नहीं पैदा हुई, नाच के रह जाओगे। ये बात जानो, सबसे पहली चीज ये है, यही वो चैप्टर्स हैं जो निर्धारित करेंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मित्र ये बात समझो। लोगों को लगता है कि काइनेमेटिक्स से डिसाइड होता है सिलेक्शन। पिछले 5 साल का सवाल उठा के देख लेना, चाहे काइनेमेटिक्स का हो, चाहे एनएलएम का हो, चाहे सर्कुलर का हो, अगर तुमको थोड़ी भी फिजिक्स आती है तो वो सवाल में तुम नहीं अटकोगे। लेकिन अगर रैंडमली तुम उठा के थर्मोडायनेमिक्स का, केटीजी का, उधर रे ऑप्टिक्स का सवाल उठा के देखो, नाच के रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा फॉर्मूला लगाएं और कौन सा आंसर निकालें। और दूसरा, इस फेज में फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इस फेज तक आते आते हमारी सीरियसनेस को दिमक लग जाता है। फिर हम सोचते हैं कभी वन शॉट पढ़ लें, फिर कभी सोचते हैं कहीं और से पढ़ लें, कभी किताब पढ़ लें, कभी सो जाएं, कभी लाइबिलिटीज बढ़ा लें और उसके नीचे दब के मर जाएं। समझ लो, यही वास्तविकता है। अब मान लो 99% लोग, 99.99% लोग फेल हो रहे हैं, तो काहे फेल हो रहे हैं? ऐसे ही तो। उसमें जो बेचारे 2-4% जो एकदम करीब पहुंच के रह जा रहे हैं, वो उनका थोड़ा, उनके लिए थोड़ा सिंपैथी है। साला तुम पा रहे हो 90 नंबर 720 में से, उसके बाद तुमको लग रहा है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे हाइपोथेसिस में मत जियो, तो ढंग से पढ़ो। और यही चैप्टर है जो निर्धारित करेंगे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। पढ़ते समय जब हम सीख रहे होते हैं तो हमको ये चैप्टर्स थोड़े आसान लगते हैं, इस वजह से क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्मूला पर सवाल आते हैं, बन जाते हैं। अभी इसी सवाल में मैं डेटा डाल दूं और पहली बार दे दूं करने के लिए, अभी 99% लोगों से नहीं लगेगा ये सवाल, क्योंकि हम कभी समझ ही नहीं पा रहे कि कितना, कहां से एनर्जी निकल रहा है, कहां रिसीव हो रहा है। एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पूछा है कि एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पूछा है? कहा नेता, ठीक है ना?
तो थोड़ा ध्यान दिए रहना, ये सब क्वेश्चन थोड़े ढंग के सवाल होते हैं। ये बताओ, कह रहा इफ द रेडियस ऑफ स्टार इज आर एंड इट एक्ट्स एज अ ब्लैक बॉडी, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ द स्टार इन विच द रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज क्यू। क्या लिखोगे? क्या क्या क्या? बी की डी? डी। क्यू बाई 4πr² इंटू सिग्मा। का है? का है? का है? रेस टू द पावर 1/4 का है? अरे भाई, टेम्परेचर की पावर 4, तो दूसरे साइड जाएगा तो 1/4। अरे फॉर्मूला है यार, बस खाली लिखे क्या हम? हो गया? यस। अब इसके बाद हमारे पास अगला काम आता है क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ये कहा गया, रेट ऑफ कूलिंग को स्टेफन बोल्ट्जमैन ने कैसे डिफाइन किया था? सोचो, माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू सिग्मा ई ए बाई एम एस, सिग्मा ई ए बाई एम एस इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। न्यूटन नेता ने कहा टेम्परेचर डिफरेंस अगर बहुत कम है, टेम्परेचर डिफरेंस अगर बहुत कम है, तो आप ये पावर 4 में कैलकुलेट मत करो, आप सिंपल ये मानो कि डी टी बाई डी टी जो होगा ये बराबर होगा के इंटू टी माइनस टी नॉट। डी टी बाई डी टी किसके बराबर होगा? के इंटू टी माइनस टी नॉट। अरे खत्म। अब जैसे मान लो हम कह रहे हैं, सुनना अभी इसमें अच्छा खासा गेम है, इतनी आसान बात नहीं है, इससे ग्राफ व्राफ भी निकालने के लिए आता है, ठीक है ना। ये बताओ, यहां जो ये टी है ये किसका ज्ञान है? जैसे हम कह रहे हैं कि ये एक कप है, इस कप में चाय रखी है, इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। कितना भाई साहब? 80 डिग्री सेल्सियस। 2 मिनट के अंदर इस चाय का टेम्परेचर, सर चाय याद आ गई सर, अबे कल तो पार्टी मिली थी तुम लोगों को यार, तुम लोगों को स्नैक्स नहीं मिले? तो वही तो पार्टी, और क्या, खाना थोड़ी खिलाएंगे यार हमारे द्वारा, हमारे द्वारा बस ज्ञान ले लो, बर्थडे के दिन देंगे पार्टी अगर आए तब। 8 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, अब कुछ तुम भी तो पता करो यार। अच्छा, 80 डिग्री सेल्सियस और कितना? 60 डिग्री सेल्सियस। यहां हम टी क्या रखें? ये 80 से कूलिंग कहां हो रही है? 60। तो उसने कहा एक काम करो, इस टी को कर लो टी एवरेज, टी को क्या कर लो? टी एवरेज। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? बोलो 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 बोलो, क्या लिखोगे? 80 प्लस 60 बटे 2 कितना हो गया? 70। अरे क्लियर है ना? तो टी की जगह 70 डिग्री सेल्सियस। अच्छी बात यहां पर है कि चाहे डिग्री सेल्सियस में रखो चाहे केल्विन में, कोई फर्क पड़ेगा? अरे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम किसकी बात कर रहे हो? डिफरेंस की। किसकी बात कर रहे हो? डिफरेंस की। मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है? इसे उड़ रहा है? आसान है भाई, कुछ नहीं है। सोचो, इसमें कठिन क्या है? सवाल इसका बिल्कुल कठिन नहीं है। इसके 2 ग्राफ हैं, तुम चाहो तो याद कर लो और चाहो तो समझ लो। याद कर लेंगे सर, याद कर लेंगे, रट लेंगे। छोड़ो यार, रट लो यार। समझ के किसी कुछ मिला है? ये देखो, 1/x का इंटीग्रेशन जानते हो? log x होता है। अरे जानते हो ना? यस सर। सुनो, बस बस अगर इतना जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस ऑफ डी टी बाई डी टी, सुन यार, माइनस ऑफ डी टी बाई डी टी को क्या के टी माइनस टी नॉट लिखा जा सकता है? अरे लिख सकते हैं। यस। सुनना, यहां से अगर हम ऐसे लिख लें, माइनस ऑफ डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट इक्वल्स टू के टी, या यहां से माइनस हटा के यहां पर लगा दें, कोई दिक्कत है? सुना, इससे थोड़ा सा तुमको अच्छा ज्ञान होगा टॉपिक का। के डी टी, यहां पे क्या लिख दें? के डी टी। दोनों तरफ से हम इसको इंटीग्रेट कर दें। कहां से? T1 से लेकर T2 तक। ठंडा हुआ ना? पहले टेम्परेचर कितना था? T1, बाद में कितना हो गया? T2, और यहां 0 से लेकर T तक। तो इसको क्या लिखोगे? नेचुरल लॉग T माइनस टी नॉट। लिमिट कहां से कहां तक? T1 से लेकर T2, और इधर क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? माइनस के टी। अब सुनना, अब यहां ध्यान से देखो, माइनस के टी, माइनस के टी। अब यहां ध्यान से देखो,
अगर हम तुमसे कहें कि इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखेंगे? नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग T2, T1 से लेकर मान लो हम किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर T की बात कर रहे हैं, जहां पर हम पहुंच रहे हैं T टाइम में, टाइम बदल दोगे तो ये T बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? यस। तो इस वजह से T लिख रहे हैं ताकि T1 T2 जनरली हमको कांस्टेंट जैसा फील होने लगता है। तो इसको हम T1 से T ले जा रहे हैं। T1 से कहां ले जा रहे हैं? T। तो हम क्या लिखेंगे? नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग T माइनस टी नॉट अपर लिमिट, और फिर उसके बाद माइनस नेचुरल लॉग T1 माइनस टी नॉट बराबर माइनस ऑफ KT। कोई कठिन बात? कोई कठिन बात? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व करोगे तो फर्दर क्या लिखोगे? नेचुरल लॉग T माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई T1 माइनस टी नॉट, या इस सवाल के हिसाब से देखें तो इस सवाल के हिसाब से क्या देखते हैं? अब हम इस क्वेश्चन को यहां एक अलग डिब्बे में सॉल्व कर रहे हैं। सुनना, ये डिब्बे में क्वेश्चन तुमसे किसके किसके बीच का ग्राफ पूछ रहा है? बच्चा बताओ, क्वेश्चन किसके किसके बीच का ग्राफ पूछ रहा है? लॉग थीटा मतलब टेम्परेचर, तो लॉग टी की जगह हम लिख लें थीटा माइनस थीटा नॉट बराबर क्या? माइनस KT प्लस नेचुरल लॉग T1 माइनस थीटा नॉट लिख सकते हैं, थीटा वन माइनस थीटा नॉट लिख सकते हैं। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? थीटा और टी, थीटा और टी। ये कौन सी एक्सिस पर है और टी कौन सी एक्सिस पर? और स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? और लाइन कैसा होगा? y इक्वल्स टू mx प्लस सी ना। लाइन कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन। कौन सा लाइन होगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहां गेम खत्म नहीं होता है। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट भी है जिसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। नेचुरल लॉग टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई T1 माइनस टी नॉट। नेचुरल लॉग A माइनस बी, नेचुरल लॉग A बाई बी हो जाता है ना। नेचुरल लॉग T माइनस टी नॉट अपॉन T1 माइनस टी नॉट बराबर कितना? माइनस KT। नेचुरल लॉग को इधर लेके जाओ तो T माइनस टी नॉट, नेचुरल लॉग इधर जाएगा तो क्या E की पावर माइनस KT हो जाएगा, और इस टर्म को इधर लेके जाए तो क्या T1 माइनस टी नॉट लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हो। तो यहां से T बराबर क्या मिलेगा? T1 माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस KT, और ये T नॉट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस टी नॉट। अब सोचना, हम कहे समय शून्य, समय कितना? शून्य, इसकी जगह 0 डाल दो। क्या ये पूरा टर्म 1? किसी भी टर्म की पावर 0 तो वैल्यू 1। यहां T1 माइनस टी नॉट प्लस टी नॉट, क्या टी नॉट से टी नॉट कट जाएगा? समय शून्य पे टेम्परेचर कितना आया? समय शून्य पे टेम्परेचर कितना था? T1। अब सवाल पूछा गया इस T और इस T के बीच का ग्राफ ड्रॉ करो, इस T और इस T के बीच का ग्राफ ड्रॉ करो। तो हमको यह पता है कि जब हमारा समय शून्य है तो टेम्परेचर कितना है? T1। एंड दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो कौन सा होगा? बोलो बोलो बोलो। सेकेंड। कौन सा होगा? सेकेंड। अरे समय शून्य पे टेम्परेचर कितना है? कितना है? अरे T ना, और समय के बाद समय इनफाइनाइट पे समय इनफाइनाइट पे T नॉट, क्योंकि ठंडा हो गया मैक्सिमम सराउंडिंग के टेम्परेचर तक ही तो ठंडा हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है नहीं। तो अपने पास सही ग्राफ कौन सा हो गया? दूसरा वाला। ये दो रिलेशंस हैं। T बराबर कितना? T1 माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस KT प्लस टी नॉट। सर कितना कठिन है ये सब। बस ये दो ग्राफ के लिए, बस ये दो ग्राफ के लिए ये दो बातों का पता रहना जरूरी है। अरे ठीक है, पल्ले पड़ रहा है, खाली थोड़ा सा मैथमेटिक्स आया है। अब सवाल बहुत आसान आएगा, जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आएगा वो बहुत इजी आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो क्या कह रहा है? अ बकेट फुल ऑफ हॉट वाटर कूल्स फ्रॉम 75 टू 70। दूसरा कहां? 70 से 65। तीसरा कहां? 65 से 60 इन टाइम T1, T2 एंड T3। देन हम क्या जानते हैं? क्या हम एवरेज टेम्परेचर कुछ मान लें? 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस? अरे मान ले, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है? माइनस ऑफ dt बाई dt इक्वल्स टू कितना? के टी माइनस टी नॉट। ये टी क्या है? टी क्या है? टी एवरेज। टी क्या है? टी एवरेज। सोचो, जिसका एवरेज टेम्परेचर ज्यादा होगा
उसको ठंडा होने में कम समय लगेगा कि ज्यादा समय? सोचो, एवरेज टेम्परेचर निकालो पहले। एवरेज टेम्परेचर 75 और 70, 75 और 70 क्या, कितना? अरे भाई कितना? 70, 72.5। दूसरे का टी एवरेज ऑफ 2। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई बताओ क्या हो जाएगा? 67.5। टी एवरेज ऑफ 3 62.5। अरे क्लियर है, क्लियर है? yes. किस में समय ज्यादा लगेगा? सोचो, ये टी एवरेज है, टी नॉट तो सबका फिक्स है, के सबका फिक्स है कि नहीं है? जिसका जिसका टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर जिसका एवरेज टेम्परेचर ज्यादा होगा उसको कूल होने में कम समय लगेगा। अरे बात समझे हो? कौन सी चीज ज्यादा तेज ठंडी होती है, जो बहुत गर्म है या जो बहुत कम गर्म है? जो बहुत गर्म है उसका रेट ऑफ कूलिंग बहुत ज्यादा होता है, तो यहां क्या होगा? कौन सा ऑप्शन? थर्ड। कौन सा? थर्ड। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। कह रहा था थर्मल कैपेसिटी ऑफ टू बॉडीज आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। If the rate of loss of heat are equal for two bodies under identical conditions surrounding, then the ratio of rate of fall of temperature of the two bodies। ये तो उसका सवाल है यार, स्टेफन का है। अरे इसमें कोई कंडीशन थोड़ी दी है यार, रेट ऑफ हीट लॉस का पूछ रहा है ना, तो dt बाई dt याद है, दोनों का रेशियो कर देना, आंसर आ जाएगा। अरे क्लियर है? बस ध्यान देना, ध्यान देना। dt बाई dt क्या लिखोगे? माइनस ऑफ dt बाई dt क्या लिखोगे? के टी की पावर 4, टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। तो इसको अगर हम r मान ले तो हम लिखेंगे r1 अपॉन r2 इक्वल्स टू कितना? T1 की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 अपॉन T2 की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। समझे कि नहीं? हाँ भाई, द थर्मल कैपेसिटीज ऑफ टू बॉडीज आर इन द रेशियो। इफ द रेट ऑफ हीट लॉस of heat are equal for the two bodies under identical condition of the surrounding, then the ratio of rate of heat fall of temperature of the two bodies। अरे ये सब सेम है यार, ये सब सेम है, तुमको के को खोलना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है के का? अरे dt बाई dt कितना होता है? सिग्मा ई ए अपॉन सिग्मा ई ए अपॉन एम एस इंटू टी की पावर 4, टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज अलग अलग है। थर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है, थर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है हीट कैपेसिटी। अरे क्लियर है? थर्मल कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? हीट कैपेसिटी। अभी आएगा जब केटीसी एंड थर्मो पढ़ेंगे तो उसमें हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब आएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली। तो क्या हो जाएगा? R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 1:4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4:1। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये देखो, सवाल बढ़िया है। कह रहा कप ऑफ कॉफी कहां से कहां ठंडा हुआ है? 90 से 80। एक सवाल मैं बनाऊंगा, अगला सवाल तुम खुद बनाओगे। तो क्या तुम टी एवरेज लिख लोगे? कितना होगा जी? 85 डिग्री सेल्सियस। 85 डिग्री सेल्सियस कितनी देर में कूल हुआ? इन टी मिनट्स व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। कितनी देर में कूल हुआ भाई? टी सेकेंड में, टी मिनट में कूल हुआ है। रूम टेम्परेचर कितना है? टी नॉट बराबर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगा है? टी मिनट। दूसरा कह रहा था टाइम टेकन बाय द सिमिलर कप ऑफ कॉफी टू कूल फ्रॉम 80 से 60। ये कंडीशन 1 हो गया। कंडीशन 2 में क्या? टी एवरेज कितना? 70। अरे 80 से 60 हुआ ना, तो कितना हो गया? 70। यहां भी टी नॉट कितना है? 20। अरे है ना? और इसमें टाइम कितना लगा? इसमें टाइम कितना लगा? बोलो, टी निकालना पड़ेगा ना, तो बताओ कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या है? dt बाई dt माइनस साइन के साथ के टी एवरेज माइनस टी नॉट, के टी एवरेज माइनस टी नॉट। क्या क्या पता है? क्या टेम्परेचर माइनस dt पता है जी? टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है? टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस 90 में से 80 जाएगा,
ये टेम्परेचर डिफरेंस भाई, डीटी बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस है, बॉडी कूल हो रही है ना। कई बार हम सराउंडिंग का देख लेते हैं, गलती मत करिएगा। डीटी बाई डीटी क्या है? रेट ऑफ कूलिंग ना। अरे तुम अंग्रेजी तो समझो यार। रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ कूलिंग, तो ये सराउंडिंग की प्रॉपर्टी है कि बॉडी की? सराउंडिंग की बॉडी की? बॉडी की। इसको 90 से 80 होने में कितना समय लगा है? टी समय। अरे क्लियर है? 90 से 80 होने में टी समय लगा है। और इसको कहां से कहां? 80 से 60 होने में कितना समय लगा है? 80 से 60 होने में कितना समय लगा है वही कैलकुलेट कर रहा है। तो माइनस dt का मतलब कितना? 90 में से 80 घटा दे यार, तो यहां प्लस लिख लो। फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इनिशियल माइनस फाइनल के हो। dt को तुमने t मान लिया, k का तुमको ज्ञान नहीं है। t एवरेज कितना है? 85 माइनस 20 डिवाइडेड बाई दूसरे का टेम्परेचर डिफरेंस 20 है। क्या टाइम है टी डैश, उसका ज्ञान अपने को नहीं है। यहां पर के और एवरेज 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 70 माइनस 20 डिवाइड कर ले दोनों को यार। क्या होगा? के से के कट जाएगा, इससे 10 दूना 20 हो जाएगा। तो टी डैश बराई 2t बराबर कितना? टी डैश बाई 2t बराबर कितना? 85 में से 20 जाएगा तो कितना? 65, और 70 में से 20 जाएगा तो 50। तो यहां पर कितना? 13 से 13 से 13 पचे 65, और 13 पचे 65, और 13 5 से यहाँ पे 13 और 5 दाम है 50, 2 पचे 10। तो टी डैश बराबर कितना हो गया? 13/5 टी। अरे हो गया 13/5 टी। आंसर 13/5 टी। ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। 80 से 70 होने में कितना समय लगा? 12 मिनट। तो 70 से 60 पूछ रहा है। 70 से 60 कितना? 15 मिनट। 15 मिनट, 12 मिनट, 15। अच्छा, हो गया। चलो सब लोग करो, सब लोग करो, सब लोग करो, कोई बोर्ड पे नहीं देखेगा। समझ आया? अरे भाई समझ आया? कठिन तो नहीं है? कठिन तो नहीं है? कुछ किए नहीं है, कुछ किए नहीं है। dt बाई dt था पहले का, कितना है? dt कितना है? dt कितना है पहले वाले का? 10। पहले वाले में टाइम कितना लगा है? 12। 10/12। उसके नीचे टेम्परेचर अपॉन टाइम लिखते तो रिवर्स हो जाता। तो टाइम ऊपर चला गया और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 10 बराबर के लिखने का कोई मतलब नहीं है। पहले का टेम्परेचर कितना था? पहले का एवरेज 75 माइनस 25 अपॉन 65 माइनस 25। आंसर ये देखो। A body cools from temperature 3T to 2T in 10 minutes. The room temperature is T. Assume Newton's law of cooling is applicable. The temperature of a body at the end of next 10 minutes will be. अगले 10 मिनट बाद, अगले 10 मिनट बाद the temperature of the body at the end of next 10 minutes will be. अगले 10 मिनट बाद कितना होगा? पेन चलाया करो यार, फट से पेन चलाया करो।
कौन सा होगा? 4/3t? ऐसे पेन चला रहा है कि हवा में बोल रहा है? हाँ, मन में कर लिए हैं सर। गजब। हाँ, क्या होगा? 7t/4। बढ़िया। क्या गणित करते हुए तुम लोग? कौन है था? इसलिए कहते हैं हड़बड़ाया मत करो सवाल में। ये बताओ, सुनो। 3t से 2t जाने में कितना समय लगा है? 10 मिनट। अज्यूम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द नॉर्मल टेम्परेचर इज टी दे रखा है। अज्यूम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट। अगले 10 मिनट बाद कितना हो जाएगा? तो इस 10 मिनट में जब घड़ी शुरू हुआ था तो टेम्परेचर कितना था? 2t। 10 मिनट बाद कितना हो गया? t। इसका अपने को कोई ज्ञान नहीं है। तो जब तुम फॉर्मूला लगा रहे हो dt/t बराबर कितना? k इंटू टी एवरेज माइनस टी। यही तो लगा रहे हो ना? यही तो लगा रहे हो ना? तो अब तुम सोचो, पहले वाले का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? पहले वाले का ऐसे लिखा करो, पहले वाले का कितना है? टी। और पहले वाले में समय कितना लगा है? 10। दूसरे वाले में भी समय कितना लगा है? 10। अब समय ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 2t - t। नेता थोड़ा ध्यान दिया करो। पहले वाले का टी एवरेज कितना है? 2.5 है। 2.5t - t डिवाइडेड बाई इधर कितना? 2t + t/2 - t। अरे समझे कि नहीं? समझे ना? अब देखो, ये t कॉमन लेके इस t से उड़ा दिए, इस 10 से ये 10 उड़ा दिए, क्या बचा?
यहां क्या बचा, 1/2t माइनस टी। यहां देखो इस दो का एलसीएम ले लिए तो यहां कितना हो गया, 2t और 2t कट जाएगा, और यहां का 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5, और ये 2, 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3। अरे बचा ना या 2.5 में से एक घटा लो, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 हो गया। 1/2t क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, टी का वैल्यू आ गया 3/2t। ठीक है ना, गणित है बस यार, प्लीज यार ऐसे मत करो यार। नीट 2016। आगे चले, समझ आया? अगला सवाल बनाए। अगला सवाल है भी कि नहीं, खत्म। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, बहुत बढ़िया लॉ है। इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो उसका वेवलेंथ बहुत कम होगा। क्लियर है? जैसे मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन याद है, सबसे पहले कौन सी वेव आती है, रेडियो, उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा। सबसे कम वेवलेंथ किसका है, गामास का। गामा का वेवलेंथ सबसे कम है। क्लियर है? क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा होने का मतलब टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। तो ये बताओ, क्या हम विंस डिस्प्लेसमेंट में यही कहा गया कि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है ना? और T ये जो होता है ये बॉडी का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। कौन सा टेम्परेचर, मैक्सिमम। तो T मैक्स इंटू लैम्डा बराबर क्या लिखा गया, B, दैट इज नोन एज विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट क्या होता है, इसका वैल्यू जानते हो, 2.9 इंटू 10⁻9 होता है कि 2.69 होता है? हाँ, 299 होता है शायद यार, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। हाँ, एनसीईआरटी में 9 दिया हुआ है। हाँ, यहाँ 8 लिखा हुआ है। वही वही ठीक है, 2.9 ही होगा। इंटू 10⁻6 ना, -3, -3। ए हाँ ठीक है, बोलो क्या दिया है, 2.9 इंटू -3 क्या, मीटर केल्विन। भाई मीटर केल्विन ऐसे लिख के आएगा, मिली केल्विन मत समझ लेना। केल्विन में मिली और माइक्रो नहीं चलता, ठीक है ना? हाँ, तो ये तुम्हारे पास भी हो गया। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या बताना है, क्या ये पढ़े हो dQ/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4? अरे पढ़े हो ना, dQ/dt को बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर। तो कई बार ऐसे रिलेशन बनेगा, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। तो कहेगा कि हीट का, रेट ऑफ हीट का लैम्डा के साथ रिलेशन बनाओ। कि जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि ये बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस समय किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वो लैम्डा है। थोड़ी देर बाद हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये लैम्डा घट गया। क्लियर है? तो कहा गया बताइए, यहां पर अगर पावर P1 थी, यहां पर पावर P2 थी, यहां लैम्डा 1 था, यहां लैम्डा 2 था, तो रिलेशन बिटवीन लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड पावर, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे बोलो, P1/P2 इक्वल्स टू T1 की पावर 4 अपॉन T2 की पावर 4 लिखोगे ना। और T1/T2 क्या है, लैम्डा 1/लैम्डा 2 की लैम्डा 2/लैम्डा 1। कितना घटिया रिस्पॉन्स करते हो भाई। T1/T2 इक्वल्स टू लैम्डा 2/लैम्डा 1, तो क्या लिखोगे यहां पे, P1/P2 इक्वल्स टू क्या भाई, लैम्डा 2/लैम्डा 1 की पावर 4। अरे क्लैरिटी है, क्लैरिटी है। अच्छा ये बताओ, अगर तुम एक बॉडी है, यहां पर इसका टेम्परेचर T1 है, यहां पर इसका टेम्परेचर T2 है, तुमने T1 से बढ़ा के T2 किया। अरे क्लैरिटी है। तो विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट क्या कहता है कि T1 लैम्डा 1 जो होगा वो बराबर होगा किसके, T2 लैम्डा 2। हम T1 कैसे बढ़ा रहे हैं, बाय द इफेक्ट ऑफ हीटिंग। ये स्टेटमेंट में यूज किया जाएगा। ठीक, इसका एक ग्राफ होता है, उसको लास्ट में पढ़ेंगे, पहले फॉर्मूले पर सवाल बना दे। ग्राफ ऐसे रटने वाला ग्राफ है। पहले तो एक सिंपल ग्राफ है, क्या ये बता सकते हो, लैम्डा और टी के बीच का, लैम्डा और टी के बीच का रिलेशन क्या होगा, क्या होगा, बी ना, कौन सा, डी ना।
बढ़िया, क्यों भाई? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एम। हाँ वही 1/λm यार, सॉरी, इसको ठीक कर लेना यार। ये T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मीन, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो यहां T लैम्डा एम। अरे इनवर्सली निकल जा रहा है यार बार बार, 1/λm, ठीक है ना? ये सोचो, ये सवाल सोचो, कह रहा था टेम्परेचर ऑफ फर्नेस, द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस कितना है? 2324 डिग्री सेल्सियस। याद रखना, टेम्परेचर केल्विन में रखा जाएगा। रेशियो में बदल जाती है कहानी, ऐड या सब्ट्रैक्ट में नहीं बदलती है। यहां बोलो, द टेम्परेचर ऑफ अ फर्नेस कितना है? 2324 डिग्री सेल्सियस, एंड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम इन इट्स रेडिएशन स्पेक्ट्रम एट 12,000 एंगस्ट्रॉन। इफ द इंटेंसिटी इन द स्पेक्ट्रम स्टार इज मैक्सिमम नियरली कितना? 4800 एंगस्ट्रॉन, देन सरफेस टेम्परेचर ऑफ द स्टार इज, क्या लिखोगे? लैम्डा 1 इंटू T1 बराबर कितना? लैम्डा 2 इंटू T2। लैम्डा 1 इंटू T1 बराबर कितना? लैम्डा 2 इंटू T2। क्या बनेगा? क्या बनेगा? बोलो, आंसर बनाओ। लैम्डा 1 पता है कितना है? 12,000। और T1 कितना है? 2324, 2324 प्लस 273। इधर कितना? लैम्डा 2 कितना? 4800। और T2 कितना निकालना है? क्या 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा? 3 जीरो है, 3 जीरो, 2 ही जीरो है भाई, 2 ही जीरो है तो 2 ही तो कटेगा। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 120 डिवाइडेड बाई 48 मल्टीप्लाइड बाई 4 3 7, 7 2 9, 3 2 5 और यहां 2। भैया खुद ही करिएगा। अच्छा ये मत करना, सुनो 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 सुनो, ऐसा तो नहीं करोगे कि पहले सर इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके फिर केल्विन में कर देते हैं? मतलब ये छोटे छोटे हमारे करामात होते हैं जो हम कर सकते हैं। अरे बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि सर पहले डिग्री सेल्सियस में कर लेते हैं फिर केल्विन में करेंगे। डायरेक्टली टेम्परेचर किस में रखा जाएगा? टेम्परेचर किस में रखा जाएगा? केल्विन में। अरे कर लोगे, क्या आएगा? जो भी आ जाए भाई। ये बताओ, a piece of iron is heated in a flame, it first becomes dull red, then becomes reddish yellow and finally turns to white out. The correct explanation for the above observation is possible by using, भाई क्या? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ घटेगा। कौन दिया था? विंस डिस्प्लेसमेंट। ये सवाल नीट 2018 क्या याद हो गया है सर? याद हो गया है? नहीं तो लगा। इतना क्या टाइम लगा रहे हो बे? कितना आ रहा है? ए आ रहा है? अभी तो पढ़ के आए हो यार। क्या? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। तो P1 अपॉन P2 बराबर कितना? P1 अपॉन P2 का वैल्यू कितना? अरे भाई लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 ना, तो 3 की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4। अरे कटेगा। अब P1 है P और P2 है कितना? NP बराबर कितना? 81/256। तो N बराबर कितना हो जाएगा? 256/81। कुछ महारथी जरूर नीट एग्जाम में ऐसे होंगे जो 81/256 मार के आए होंगे, जरूर होंगे। ऐसे महारथियों की कमी नहीं है।
बोलो। नीट 2016। A black body is at temperature 5760 Kelvin. The energy of radiation emitted by the body at wavelength 250 नैनोमीटर पे जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो कितनी हो रही है? U1। 500 पर कितनी हो रही है? U2। क्लियर है? और 1000 नैनोमीटर पे कितनी हो रही है? U3। तो विंस कांस्टेंट, मतलब ये तो क्लियर है कि U1 और U2 क्या होगा? जीरो नहीं होगा। तुमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये बताओ कौन सा? बी की सी? बी की सी? सी कहा है हो? कहा है, कहा है? सी कहा है? सी कहा है, बी कहा है? नहीं भाई। भाई इसका वेवलेंथ कम है, तो इसका एनर्जी भी कम होगा, एनर्जी ज्यादा होगा। तब कौन होगा? कौन सा? बी। 500 नैनोमीटर पे एनर्जी कितना है? U2। कितना है? U2। और इस पर कितना है? 250 पे कितना है? U1। भाई देख रहे हो? टेम्परेचर कांस्टेंट। गधा दास। मैं ये भाई, इस टेम्परेचर पर ये भी रेडिएशन निकल रहा है और ये भी रेडिएशन निकल रहा है। बात समझ रहे हैं? स्पेसिफिक रेडिएशन पर, स्पेसिफिक रेडिएशन पर, इस टेम्परेचर पर 250 नैनोमीटर का भी वेवलेंथ का एनर्जी का निकल रहा है, 500 का भी निकल रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है। आप क्या पढ़े हैं? जब एनर्जी ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा तो वेवलेंथ कम। हम कह रहे हैं अब हम एनर्जी को क्या कर दिए? कांस्टेंट। एनर्जी को क्या कर दिए? कांस्टेंट। हमसे क्या पूछा है? हमसे क्या पूछा है? हमारा टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, क्या पढ़े हो? लैम्डा एम इंटू टी बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट। अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो वेवलेंथ को कैसे रिलेट करिएगा? एनर्जी के साथ। एनर्जी के साथ लैम्डा एम इंटू टी बराबर क्या है? बी। लैम्डा एम इंटू टी बराबर क्या है? बी। विंस भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, बस वेरिएबल क्या है? लैम्डा। बस वेरिएबल क्या है? लैम्डा। तो हम ये कैसे कह सकते हैं लैम्डा को देखकर कि भाई एनर्जी ज्यादा है कि कम? बोलिए, बोलिए भाई साहब। टेम्परेचर फिक्स है दोनों का, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बोलिए 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 बोलिए। क्या भाई? एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4 डी यू बाई डी टी। टेम्परेचर की जगह क्या लिखोगे? बी बाई लैम्डा एम। टेम्परेचर की जगह बी बाई लैम्डा एम, तो क्या बनेगा? सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4, टी की पावर 4 की जगह क्या डाल दें? बी बाई लैम्डा एम की पावर 4। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लियर है? बी चेंज हो सकता है क्या? बी चेंज हो सकता है? नहीं। बी चेंज हो सकता है? नहीं। तो आइए आपको हम एक ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान निकल के आता है इस ग्राफ से। ये कहां गया? ये दो ग्राफ आपको याद करने हैं। एक तो ये ठीक है, एक ये ग्राफ है। ये कह रहा है shown below are the two black body radiation curve of temperature T1 and T2, which one of the following is correct? Which one of the following is correct? सोचो भाई। दो ग्राफ दे रखे हैं, इसमें से पूछा है कौन सा ग्राफ सही है? बोलो बोलो बोलो, कौन सा ग्राफ सही है? होता क्या है, विंस डिस्प्लेसमेंट ने, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, विंस डिस्प्लेसमेंट ने एक ग्राफ ड्रॉ किया प्रैक्टिकली। तो उसको जो ग्राफ मिला ना, जब हमारा टेम्परेचर कम था तो कर्व ऐसे था, हम टेम्परेचर बढ़ाते गए, जो कर्व था वो हमारा इधर की तरफ शिफ्ट होता गया। किधर की तरफ? लेफ्ट की तरफ। किधर शिफ्ट होता गया? लेफ्ट की तरफ। तो हमने देखा यहां पर लैम्डा है, इंटेंसिटी कितना है? आई।
जब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं। ये टेम्परेचर T1 था, ये एक बॉडी था, इसका टेम्परेचर कितना था, T2 था। अब ये T2 पर जो पीक मिल रहा है, जो पीक मिल रहा है वो कितने टेम्परेचर पर मिल रहा है, मतलब जो यहां पीक इंटेंसिटी मिल रही है उसका वेवलेंथ बढ़ा है कि घटा है? अरे घटा है ना। एक्सपेरिमेंटली उसने और देखा कि भाई जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं क्या हो रहा है, पीक जो है वो किधर शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट की तरफ, वेवलेंथ घटता जा रहा है। जिसकी इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अरे क्लैरिटी है, क्लैरिटी है। वेवलेंथ घट जाएगा, वेवलेंथ घट जाएगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, फर्स्ट की थर्ड की सेकेंड, कौन सा बनेगा? इस वाले में कौन सा बनेगा, इस वाले में फर्स्ट। और यहां क्या आएगा, यहां वाले में क्या आएगा, सेकंड की थर्ड, सेकंड आएगा ना यार, थर्ड क्यों आएगा, सेकंड आएगा भाई। U1 इज ग्रेटर देन U2, U1 इज ग्रेटर देन U2। एक साइंटिस्ट था उसने मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन की थी, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक साइंटिस्ट था उसने मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन की थी, तो जब उसने मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था ना, उसका एग्जैक्टली नाम मैं भूल रहा हूं, तो उसका जो पीक था वो किधर शिफ्ट कर जा रहा था, राइट की तरफ। विंस ने जब एक्सपेरिमेंटली डेटा परफॉर्म किया तो किधर शिफ्ट कर जा रहा था, राइट, तो लेफ्ट की तरफ। तो हम विंस डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चलेंगे, तो U1 इज ग्रेटर देन U2। अरे क्लैरिटी है। ये रहा हमारा धन्यवाद मैसेज, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। सुनिए, अगला चैप्टर हमारा क्या है, मिलते हैं अगली क्लास में। कल, कल पढ़ेंगे केटीजी एंड थर्मो। थोड़ा वो गैसेस वैसेस पढ़ के आइएगा यार घर से, जानते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब जानते हैं। थोड़ा पढ़ के आइएगा तो हमको मदद हो जाएगा, जल्दी पढ़ा लेंगे फिर।